Assalamu alaikum, my dear students. Today our topic is classical realism given by Hans Jacob Morgenthau. In short, Hans Morgenthau. Morgenthau was a pioneer in the field of international relations theory. Morgenthau जो थे वो एक पायनियर माने जाते, इम्पोर्टेंट एडवोकेट माने जाते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस की. He was the German Jew who migrated to US during World War II. जो मार्गंथौ थे उसका ताल्लुक जर्मनी से था, वो ज्यूइश कम्युनिटी से ताल्लुक रखता था, बट ड्यू टू द सेकेंड वर्ल्ड वार ही माइग्रेटेड टू US. He has written an important work, Politics Among Nations, The Struggle for Power and Peace in 1948. मार्गंथौ की एक अहम बुक है Politics Among Nations, The Struggle for Power and Peace, और ये बुक 1948 में लिखी गई है. शॉर्ट में हम कहते हैं Politics Among Nations. This book is often given the title of Bible of Political Realism. इसको हम बाइबल मानते हैं पॉलिटिकल रियलिज्म का. Besides this, मार्गंथौ ने कुछ और बुक्स लिखी है, जैसे साइंटिफिक मैन वर्सेस पावर पॉलिटिक्स 1946, इन डिफेंस ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट 1951 एंड द पर्पस ऑफ अमेरिकन पॉलिटिक्स 1960. जहाँ तक पॉलिटिक्स अमोंग नेशन का ताल्लुक है, दिस बुक हैज़ ब्रॉट अ पैराडाइम शिफ्ट इन द ग्लोबल पॉलिटिक्स इन जनरल एंड अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी इन पर्टिकुलर. ये जो बुक 1948 में पब्लिश हुई, इस बुक की वजह से जो ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक मेजर चेंज आ गई. ग्लोबल पॉलिटिक्स जो था तब तक वो लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहा था. तब तक वो कह रहे थे कि जो स्टेट्स हैं वो रैशनल एक्टर्स हैं, स्टेट्स आर पीस लविंग क्रिएचर्स. बट ड्यू टू द सेकेंड वर्ल्ड वार एक चेंज आ गई. चेंज इसलिए आ गई क्योंकि हम देखते हैं कि लिबरलिज्म कह रहा था कि जो स्टेट्स हैं वो रैशनल एक्टर्स हैं, स्टेट्स आर पीस लविंग. बट हाउ कैन इट बी पॉसिबल दैट विद इन 20 years we saw another war, second world war. तो अब ऐसा लगा कि स्टेट्स आर मोटिवेटेड बाय नेशनल इंटरेस्ट, स्टेट्स आर मोटिवेटेड बाय नेशनल इंटरेस्ट. इसके लिए वो किसी भी हद तक जाएंगे, तो इसीलिए वार होते हैं. जो बुक है इसकी वजह से ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक मेजर चेंज आ गई. ग्लोबल पॉलिटिक्स में रियलिज्म ने अब प्लेस ली लिबरलिज्म की, और अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी में तो सबसे ज़्यादा तब्दीली आ गई. इसीलिए मैंने यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल किया है पैराडाइम शिफ्ट. जो मार्गंथौ का रियलिस्टिक अप्रोच है उसके 3 एजम्पशंस है, वो 3 चीज़ें एज्यूम कर रहा है. एवरी स्टेट परस्यूज इट्स नेशनल इंटरेस्ट. हर कोई स्टेट जो है अपना नेशनल इंटरेस्ट परस्यू करना चाहती है. परस्यूएंस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट इज द आयरन लॉ ऑफ नेसेसिटी. जॉर्ज किनान एक रियलिस्टिक थिंकर है. जॉर्ज किनान कहते हैं कि प्रमोशन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट इज द आयरन लॉ ऑफ नेसेसिटी. तो एवरी स्टेट परस्यूज इट्स नेशनल इंटरेस्ट. इट्स इंटरेस्ट लाइज इन द एक्सपेंशन ऑफ स्टेट्स इन्फ्लुएंस. स्टेट का इन्फ्लुएंस इंक्रीज करना है, इसको एक्सपैंड करना है. स्टेट्स यूज देयर पावर. जो भी कुछ पावर स्टेट्स के पास है वो इसको यूज करते हैं फॉर द प्रोटेक्शन एंड फर्दरेंस ऑफ देयर इंटरेस्ट्स. Morgenthau was mostly influenced by Thucydides and Niccolo Machiavelli in his theory of power politics. मार्गंथौ जो थे अपना थियरी जब वो दे रहे थे, अपना रियलिज्म जब वो प्रेजेंट कर रहे थे, अपनी पावर पॉलिटिक्स व्यू जब वो प्रेजेंट कर रहे थे, तो 2 इंसानों ने, 2 पर्सनालिटीज़ ने, 2 थिंकर्स ने उसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है. एक है थ्यूसाइडाइड्स और दूसरे हैं निकोलो मैकियावेली. थ्यूसाइडाइड्स जो थे वाज एन एंशिएंट ग्रीक हिस्टोरियन. थ्यूसाइडाइड्स एक ग्रीक हिस्टोरियन माने जाते हैं, और सबसे अहम बुक जो उसने लिखी है उसको हम कहते हैं हिस्ट्री ऑफ द पेलोपोनेशियन वार. दिस वर्क, ये जो हिस्ट्री ऑफ द पेलोपोनेशियन वार, एक वार पे लिखी गई है. दिस वर्क रिकाउंट्स द स्ट्रगल बिटवीन एथेंस एंड स्पार्टा फॉर कंट्रोल ऑफ द हेलेनिस वर्ल्ड. हेलेनिस वर्ल्ड पे कंट्रोल करने के लिए जो एक जंग छेड़ी गई बिटवीन एथेंस एंड स्पार्टा, इस बुक में वही जंग लिखी गई है, हिस्ट्री ऑफ द पेलोपोनेशियन. ये जो जंग ये 28 साल तक हुई, विच कलमिनेटेड इन द डिस्ट्रक्शंस ऑफ एथेंस. इसकी वजह से एथेंस पूरी तबाह हो गई. एथेंस को हम मानते हैं द बर्थ प्लेस ऑफ डेमोक्रेसी. जो थ्यूसाइडाइड्स है, ही एक्सप्लेन्ड दिस कॉन्फ्लिक्ट इन टर्म्स ऑफ द डायनेमिक्स ऑफ पावर पॉलिटिक्स एंड द रिलेटिव पावर ऑफ द राइवल सिटी स्टेट्स. ये जो एथेंस और स्पार्टा थी, ये मेन सिटी स्टेट्स हुआ करती थी एंशिएंट टाइम्स में, एंशिएंट ग्रीस में. तो इनके बीच में जो पावर डिफरेंस था, जो रिलेटिव पावर था इनके बीच में,
ये कॉन्फ्लिक्ट जो पैदा हो गई वो इसीलिए पैदा होगी, जब एथेंस का पावर दिन ब दिन इंक्रीज होता जा रहा था तो स्पार्टन जो लोग थे उनमें एक इनसिक्योरिटी पैदा हो गई. He developed the first sustained realist explanation of international conflict and propounded the earliest theory of international relations. जहाँ तक रियलिज्म का ताल्लुक है, जब हम रियलिज्म की हिस्ट्री की बात कर रहे थे तो सबसे पहले रियलिस्ट थिंकर जो है वो दर्जा थ्यूसाडाइड्स को ही जाता है. तो पहले शख्स जिसने रियलिस्ट एक्सप्लेनेशन दी, जिसने पावर पॉलिटिक्स की एक्सप्लेनेशन दी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, वो थे थ्यूसाडाइड्स. थ्यूसाडाइड्स पहले शख्स थे जिसने कंट्रीज के बीच में, जो सिटी स्टेट्स के बीच में जो रिलेशंस हुआ करती थी, दे आर मोटिवेटेड बाय पावर, दे आर मोटिवेटेड बाय नेशनल इंटरेस्ट, तो वो एक्सप्लेनेशन थ्यूसाडाइड्स ने ही दी. हिज डार्क व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर इन्फ्लुएंस्ड हॉब्स. जो थॉमस हॉब्स जो एक सोशल कंट्रैक्चुअल थिंकर थे. जब हम थॉमस हॉब्स का सोशल कंट्रैक्चुअल पढ़ते हैं, स्टेट की क्रिएशन पढ़ते हैं, तो हमें देखना पड़ता है कि पहले स्टेट ऑफ नेचर हुआ कर, वहाँ पे ह्यूमन नेचर डार्क था, ह्यूमन नेचर इज इगोइस्टिक. तो वो एक्चुअली उसने कहाँ से बारो किया है? थ्यूसाडाइड्स से. थ्यूसाडाइड्स की जो बुक है द हिस्ट्री ऑफ द पेलोपोनेशियन वॉर, उसमें एक डायलॉग है सबसे अहम. रियलिज्म के नज़रिया से सिर्फ यही मिलियन डायलॉग है. इन द मिलियन डायलॉग थ्यूसाडाइड्स showed how power politics is indifferent to moral argument, a lesson sometimes taken to be universal truth. थ्यूसाडाइड्स कहते हैं कि पावर पॉलिटिक्स कैसे डिफर हो रहा है. जब हम प्रमोट कर रहा है अपने इंटरेस्ट, जब कंट्रीज अपना नेशनल इंटरेस्ट प्रमोट करते हैं तो उस वक्त जो ये मॉरलिटी है उसको हम सेकंड कैटेगरी में रखते हैं, उसको हम साइड लाइन करते हैं, उसको हम इग्नोर करते हैं अपना नेशनल इंटरेस्ट प्रमोट करने के लिए. इसी मिलियन डायलॉग में ये भी लिखा है द स्ट्रॉन्ग डू व्हाट दे हैव द पावर टू डू. स्ट्रॉन्ग जिनके पास पावर ज़्यादा है, दे हैव द एबिलिटी टू डू व्हाट दे कैन डू, एंड वीक एक्सेप्ट व्हाट दे हैव टू एक्सेप्ट. और जो वीक होते हैं, जो वीकर पावर्स होते हैं, दे हैव टू एक्सेप्ट, उनको मानना पड़ता है. जो ऊपर से उनको डायरेक्शंस आती है, जो मेन पावर से उनको डायरेक्शंस आती है, उनको ये मानना पड़ता है. जैसे अमेरिका एक तरफ से और जो वीकर पावर्स है, जो वीकर कंट्रीज है, वो दूसरे साइड से, जो अमेरिका से जो डिसीजन आती है, दे हैव टू एक्सेप्ट दैट. नॉट ओनली थ्यूसाडाइड्स, even Machiavelli influenced Hans Margantho. Niccolo Machiavelli was an Italian politician. Niccolo Machiavelli एक इटालियन पॉलिटिशियन थे और ऑथर थे. ऑथर इसलिए क्योंकि उनकी सबसे अहम बुक जो है उसको हम द प्रिंस कहते हैं. हिज मेजर वर्क द प्रिंस इज सीन एज द क्लासिक रियलिस्ट एनालिसिस ऑफ पावर पॉलिटिक्स. जो मैकियावेली की सबसे अहम बुक है दैट्स द प्रिंस. द प्रिंस इज सीन एज द क्लासिक रियलिस्ट एनालिसिस ऑफ पावर पॉलिटिक्स. निकोलो मैकियावेली की जो बुक द प्रिंस है, आज भी जब जो भी कोई रूलर होता है, इन ऑर्डर टू मेंटेन हिज पावर, तो पहले मैकियावेली की बुक पढ़नी पड़ती है. पहले मैकियावेली ने जो टिप्स दी है एक बादशाह को, कि वो फॉरेन रिलेशंस कैसे अंडरटेक करे, तो पहले मैकियावेली की बुक पढ़नी पड़ती है. The prince drew heavily on his first-hand observations of the statecraft of Caesar Borgia. जो उस वक्त बादशाह थे, उसको जिसका नाम था सीजर बोर्गिया. सीजर बोर्गिया ने कैसे स्टेट क्राफ्ट प्रैक्टाइज किया, सीजर बोर्गिया ने कैसे पॉलिटिक्स प्रैक्टाइज किया उस वक्त, तो मैकियावेली पूरी तरीके से उससे रजामंद था. निकोला मैकियावेली को पूरी जानकारी थी कि सीजर बोर्गिया ने कैसे अपना पॉलिटिक्स प्रैक्टिस किया, स्टेट क्राफ्ट कैसे उसने सिकिल के, उसके पास क्या क्या सिकिल थी कि वो अच्छे तरीके से लोगों पे राज कर सकता था. नॉट ओनली डोमेस्टिक एस्पेक्ट बट आल्सो इन द इंटरनेशनल एस्पेक्ट. जो बाकी स्टेट्स है उनके साथ वो कैसे अपने ताल्लुकात मेंटेन कर रहा था. द एडजेक्टिव मैकियावेलियन, फेयरली और अनफेयरली, सबसिक्वेंटली केम टू मीन कनिंग एंड डुप्लीकेटस. जब हम देखते हैं मैकियावेलियन, आजकल के दौर में जब भी कोई पॉलिटिशियन वादे करता है और बाद में हम देखते हैं कि वो वादे फुलफिल नहीं हो रहा है, तो हम कहते हैं ये मैकियावेलियन प्रोमिसेस है. मैकियावेलियन प्रोमिसेस का मतलब है जिस तरीके से मैकियावेली ने एक बादशाह को कहा कि आप प्रोमिसेस दे दो और आप प्रोमिसेस तोड़ दो,
आप प्रॉमिसेस बना दो और आप प्रॉमिसेस तोड़ दो अंडर सर्कमस्टेंसेस। यू मैकेबली कहता है कि रूलर शुड चेंज हिज कलर लाइक ए कैमेलियन। जिस तरीके से कैमेलियन अपना कलर चेंज करता है, चैमेलियन जिस तरीके से अपना कलर चेंज करता है चिमगाड़, उसी तरीके से बादशाह जो है उससे उसके पास बहुत बहुत सारे चेहरे होने चाहिए, बहुत सारे चेहरे होने चाहिए एक बादशाह के पास अगर उसे अच्छे तरीके से राज करना है। तो एक बादशाह प्रॉमिस देना चाहिए लोगों को, एक बादशाह प्रॉमिस देना चाहिए फॉरेन लीडर्स को, लेकिन वो प्रॉमिसेस फेक होनी चाहिए, वो प्रॉमिसेस डुप्लीकेट होनी चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं कि मैकेवली ने कहा कि आपका इंटरेस्ट प्रमोट होना चाहिए। जब भी आपको लग रहा है कि मेरा इंटरेस्ट प्रमोट हो रहा है, आई शुड यूज एनी मीन्स, तो यू अडॉप्ट इट। जहाँ तक मारगंथो का ताल्लुक है, मारगंथो को दो चीज़ों ने इन्फ्लुएंस किया मैकेवली से। एक, पॉलिसीज आर इंपॉर्टेंट एंड प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पॉलिसीज इंपॉर्टेंट है। आपके पॉलिसीज से नेशनल इंटरेस्ट प्रमोट होना चाहिए। यू शुड नॉट ओबे जस्टिस, आप जस्टिस, यू शुड नॉट ओबे ह्यूमैनिटी, यू नीड टू फॉलो योर इंटरेस्ट एंड जस्टिफाई द मीन्स। और जो आप पॉलिसी बनाते हो और जो भी आप कोई कदम लेते हो, अगर उस कदम को हासिल करने के लिए, अगर कोई अचीवमेंट हासिल करने के लिए आप गलत तरीका भी लेते हो तो दैट इज जेन्युइन। अगर आप किलिंग्स भी करते हो लोगों की लेकिन आपका नेशनल इंटरेस्ट फुलफिल हो रहा है, दैट इज गुड। उसके बाद है मारगंथो। मारगंथो सिमिलरली प्लेस्ड एन एम्फेसिस ऑन द स्टेट, ऑन द आर्ट ऑफ स्टेट क्राफ्ट, arguing that the practical conduct of politics should be informed by the 6 principles of political realism। मारगंथो ने सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस दी, एम्फेसिस दी किस पे? आर्ट ऑफ स्टेट क्राफ्ट। आपके पास कौन कौन सा स्किल होना चाहिए, आप कैसे अपने डिसीजंस को मैनिपुलेट करोगे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। आर्ट ऑफ rulership, state craft in short means art of rulership, arguing that the practical conduct of politics should be informed by the 6 principles of political realism। The 6 principles of political realism according to Margantho are as under। पहला, international politics in general is governed by objective laws। जो international politics है, it's being governed by objective laws which are inherent in changing human nature। जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, इट इज बीइंग गवर्नड बाय ऑब्जेक्टिव लॉज। ऑब्जेक्टिव लॉज क्या है? ऑब्जेक्टिव लॉज का ऑरिजिन है inherent human nature, and you know according to Margantho, being influenced by Thucydides, according to Margantho, human nature is wicked, human is selfish, he is इरेशनल। तो जब ह्यूमन बींग्स सेल्फिश है, जब ह्यूमन बींग्स मोर एंड मोर पावर चाहते हैं, जब ह्यूमन बींग्स मोर एंड मोर पावर चाहते हैं, जब ह्यूमन बींग्स मोर एंड मोर वेल्थ एक्यूमुलेट करना चाहता है विच इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ पावर, तो अकॉर्डिंगली एक रूलर भी वैसा ही होगा। तो ऑटोमेटिकली जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होगा, इट विल बी एनार्किया, इट विल बी कॉन्फ्लिक्चुअल इन नेचर। तो क्या है पहला पॉइंट? इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज गवर्नड बाय ऑब्जेक्टिव लॉज। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है, इट इज बीइंग गवर्नड बाय ऑब्जेक्टिव लॉज, एंड दीज ऑब्जेक्टिव लॉज आर इनहेरेंट, दे हैव देयर ओरिजिन इन ह्यूमन नेचर। मैंने यहाँ पे शब्द इस्तेमाल किया है अनचेंजिंग, बिकॉज जो इंसान का जो नेचर है, इट्स नॉट चेंज, इट हैज़ बीन देयर। जैसे एंशंट टाइम्स में लोग सेल्फिश थे, वैसे ही आज ये परमानेंट है, आज भी लोग सेल्फिश है, आज भी लोग रैशनल है, आज भी लोग इगोइस्टिक है मोर एंड मोर। जैसे अगर हम एक स्टूडेंट की एग्जांपल लेंगे, जब स्टूडेंट एग्जाम के लिए जाता है तो वो कहता है कि पहले उसका एम यही होता है कि मैं पास होना चाहिए, बाद में जब वो मार्क्स काउंट करना चाहिए, मार्क्स तो कम आए हैं, ज़्यादा आने चाहिए, इससे भी ज़्यादा, टिल हिज थर्स्ट इज नॉट फुलफिल्ड। तो इनसैशिएबल थर्स्ट एक इंसान के पास है, लाइकवाइज एक स्टेट के पास इनसैशिएबल थर्स्ट है मोर एंड मोर। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इसीलिए कॉन्फ्लिक्चुअल है। सेकंड, नेशन स्टेट्स आर मोटिवेटेड बाय द प्रमोशन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। जो स्टेट्स जो है, स्टेट्स क्यों दूसरे कंट्रीज के साथ ताल्लुकात रखती है? स्टेट्स इसीलिए दूसरे कंट्रीज के साथ ताल्लुकात रखती है क्योंकि उनको नेशनल इंटरेस्ट प्रमोट करना पड़ता है। ये नेशनल इंटरेस्ट मार्गंथो पावर में डिफाइन करता है। मार्गंथो इस नेशनल इंटरेस्ट को पावर के जरिए मेजर करता है। जैसे हमारे पास केजी होता है, किलोग्राम, पाउंड, किलोमीटर,
तो इससे हम कुछ चीज़ों को मेजर करते हैं। इसी तरीके से नेशनल इंटरेस्ट को मेजर करने के लिए मार्गंथो के पास पावर की कैटेगराइजेशन है, कितना पावर इंक्रीज हुआ है, तो उसी के अनुसार आपका नेशनल इंटरेस्ट वो कहता है इंक्रीज होता है। नेशनल इंटरेस्ट जो है, प्रमोशन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट इज द आयरन लॉ ऑफ नेसेसिटी, दैट मीन्स इज द नेसेसिटी, इट इज ऑलवेज देयर दैट यू नीड टू इंक्रीज, यू नीड टू हैव देयर, यू नीड टू हैव योर इंटरेस्ट। जैसे अगर हम अपने लेवल पे आएंगे, हम इंडिविजुअल्स जब एक दूसरे के साथ अपने रिलेशन रखते हैं तो हमारे रिलेशन भी आर मोटिवेटेड बाई इंटरेस्ट। सेल्फिश इंटरेस्ट होता है कि एक स्टूडेंट से नोट्स लेंगे, किसी नेबरहुड के साथ हम ताल्लुकात रखते हैं क्योंकि हमारे कुछ ज़रूरतें होती है। इसी तरीके से ग्लोबल पॉलिटिक्स में नेशनल इंटरेस्ट। तीसरा, नेशनल इंटरेस्ट विच इज़ ऑलवेज देयर इज़ डायनेमिक इन नेचर। ये जो नेशनल इंटरेस्ट है ये कंट्री का है, ये इट्स ऑलवेज देयर, लेकिन इसकी जो फॉर्म है, इसकी जो शक्ल है वो तब्दील होती है। इफ़ वी टेक द एग्जांपल ऑफ इंडिया इन 1947, इंडिया वाज अ पावर कंट्री, इट वाज इकोनॉमिकली बैकवर्ड, तो इसका तो इट वाज अ कॉलोनी, ये पहले कॉलोनी हुआ करती थी, तो इसका इंटरेस्ट क्या था? प्रोटेक्शन ऑफ सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ सॉवरेंटी, एंश्योर इट्स इंडिपेंडेंस। बट टुडे इंडिया इज अ हेजमन, इंडिया के पास काफ़ी ज़्यादा पावर है, तो सम ऑफन टॉक अबाउट इट इज सुपर पावर स्टाटस। आज इसका नेशनल इंटरेस्ट ये नहीं होगा कि डिफेंस, आज ये ऑफेंसिव होगा। पहले अपनी सिक्योरिटी को बरकरार रखना चाहती थी, आज ये ऑफेंसिव हो सकती है क्योंकि इसका जो नेशनल इंटरेस्ट है वो इंक्रीज हुआ है। सेकंड एग्जांपल ये भी है कि जब कोल्ड वार था, कोल्ड वार के पस मंज़र में इंडिया के जो इंटरेस्ट था वो सोवियत यूनियन से फुलफिल हो रहा था, तो अमेरिका के साथ इसके उतने ताल्लुकात नहीं थे। लेकिन आज नेशनल इंटरेस्ट चेंज हुआ है, तो आज इसके नेशनल इंटरेस्ट अमेरिका के साथ अच्छा है एज कम्पेयर टू अर्सवाइल सोवियत यूनियन। फोर्थ इज इन एप्लीकेबिलिटी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मॉरल प्रिंसिपल्स इन पॉलिटिक्स। रियलिज्म कहता है कि आप मॉरल प्रिंसिपल्स जो है यू कैन नॉट अप्लाई देम इन पॉलिटिक्स, क्योंकि आपकी मॉरलिटी क्या है? प्रमोशन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। तो यू कैन नॉट फॉलो एब्स्ट्रैक्ट मॉरल प्रिंसिपल्स, जस्टिस, ह्यूमैनिटी, डेमोक्रेसी या some other principles. You need not to follow them, you cannot apply the moral principles, you have to promote your national interest. If we give the example of Syria, we know in Syria there is the killings of people, but there are certain players जिनके इंटरेस्ट वहाँ पे फुलफिल हो रहे, तो they are sidelining the morality. Difference between moral principles of a nation and universal moral principle. Sixth is you cannot follow universal moral principle. There is duality of morality. आपकी यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ये भी देख सकता हूँ कि एक रूलर के पास ये मॉरलिटी है कि ही कैन in the interest of nation, in the interest of sovereignty, integrity, you can kill anyone, you can justify the killing, but a private individual cannot kill any person. He is accountable, but a ruler is not accountable. So sixth is the international political sphere is autonomous. जो international political sphere जो है, political sphere autonomous है, meaning that the key question in international politics is how does this policy affect the power of the nation. जो एक country policy बनाती है, इस policy से आपका power कितना increase होता जा रहा है। तो today we discussed classical realism. Chief advocate has been Hans J. Margantho. He has written Politics Among Nations. Not only Politics Among Nations, he has written Scientific Man versus Power Politics, In Defense of the National Interest and the Purpose of American Politics. ये जो Politics Among Nations है, इसकी वजह से एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ है। इसकी वजह से जो फॉरेन पॉलिसीज़ कंट्रीज़ की है उनमें काफ़ी ज़्यादा चेंज आ गई। वो फॉरेन पॉलिसीज़ जो तब तक सिर्फ लिबरलिज्म को फॉलो कर रही थी, वो फॉरेन पॉलिसीज़ जो कंट्रीज़ के साथ कोऑपरेशन रखना चाहती थी, वो फॉरेन पॉलिसीज़ अब तब्दील हो चुकी है। वो फॉरेन पॉलिसीज़ कहती है कि वी शुड नॉट बिलीव इन फ्रेंडशिप, वी शुड नॉट बिलीव इन कोऑपरेशन, वी शुड बिलीव इन कॉन्फ्लिक्ट बिकॉज आवर नेशनल इंटरेस्ट इज़ फर्स्ट प्रायोरिटी। तो मार्गन तो कहता है 3 एजम्पशंस है। एवरी स्टेट परस्यूज इट्स नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल इंटरेस्ट जो है उसको इट लाइज इन द एक्सपेंशन ऑफ स्टेट्स इन्फ्लुएंस। और तीसरा मैंने कहा कि जो स्टेट्स के पास जो कुछ पावर है वो यूज़ करते हैं फॉर इंक्रीज
फॉर फर्दर ऑफ इट्स इंटरेस्ट। और मैंने कहा मार्गंथो इन्फ्लुएंस हुए हैं थ्यूसडाइड से, मैकेवली से। उसके बाद हमने लास्ट में पढ़े मार्गंथो की 6 प्रिंसिपल्स जो उसने अपनी बुक पॉलिटिक्स अमंग नेशंस में दी है, लेकिन वो बुक जो 1954 में अपडेटेड थी, पहले 48 में पब्लिश हुई लेकिन उसके बाद उसको अपडेट किया गया 1954 में, उसी में ये 6 प्रिंसिपल्स दिए गए हैं। आई थिंक इट वाज एनफ. With it, we have completed the classical realism given by Hans Margantho. Tomorrow, we will start Kenneth Walls' new realism. Thank you. Have a good night.